आज हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ट्रांसफ़र प्राइसिंग चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं CMA स्टूडेंट्स के लिए इंटर ग्रुप 2। और मैं ये सब क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ वो पास्ट एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं जो हमको खास ध्यान में रखने हैं, ठीक है। और अब हम गिनेंगे नवंबर 2013 से जून 2024 तक एग्ज़ाम में जितने भी एग्जाम्पल पूछे गए हो वो पास्ट क्वेश्चन पेपर के एग्जाम्पल्स हम सॉल्व करेंगे। पहले मैं ये एग्जाम्पल पढ़ूँगा, फिर आपको समझाऊँगा, फिर बाद में आपको लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रीन एनवायर लिमिटेड हैज़ 2 divisions, M and N. Division M manufactures product A50, which it sells in outside market, as well as to Division N, which process it to manufacture Z25। मतलब ग्रीन एनवायर लिमिटेड के 2 विभाग हैं, M और N। और डिवीज़न M जो प्रोडक्ट A50 का मैन्युफैक्चरिंग करता है और वो प्रोडक्ट को बाहर बाज़ार में भी बेचता है और उसके ही सब डिवीज़न N को भी बेचता है और उसका उपयोग करके डिवीज़न N जो प्रोडक्ट Z25 बनाती है। द मैनेजर ऑफ डिवीज़न N हैज़ एक्सप्रेस्ड द ओपिनियन that the transfer price is too high। मतलब कि जो डिवीज़न N का जो मैनेजर है उसका ऐसा मानना है कि ट्रांसफ़र प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है। The 2 divisional manager are about to enter into discussions to resolve the conflict and manager of division M to supply him with some information prior to discussions। मतलब कि जो ये प्रॉब्लम है उसको दोनों डिवीज़न के मैनेजर डिस्कशन करेंगे और ये प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ढूंढेंगे। लेकिन वो दोनों मिलने से पहले डिवीज़न M है वो उनको कुछ इन्फॉर्मेशन भेजना चाहते हैं। डिवीज़न M हैज़ बीन सेलिंग 15,000 यूनिट्स टू आउटसाइडर्स एंड 10,000 यूनिट्स टू डिवीज़न N, ऑल इट 25 पर यूनिट। मतलब कि जो डिवीज़न M है वो 50,000 यूनिट वो आउटसाइडर को दे रहे हैं और 10,000 यूनिट है वो डिवीज़न N को दे रहे हैं। दोनों को ही 25 रुपये पर यूनिट भेज रहे हैं। इट इज़ नॉट एंटिसिपेटेड दैट दिस डिमांड विल चेंज। मतलब कि उस डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा। द वेरिएबल कॉस्ट इज़ 50 पर यूनिट एंड द फिक्स कॉस्ट आर 3 lakhs। डिविजनल इन्वेस्टमेंट इन असेट इज़ 12 lakhs। मतलब कि हमें वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 50 पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट दे रखी है 3 lakhs और डिविजनल इन्वेस्टमेंट दे रखा है 12 lakhs। द मैनेजर ऑफ डिवीज़न M एंटिसिपेट दैट डिवीज़न N विल वांट टू अ ट्रांसफ़र प्राइस ऑफ 22। मतलब कि डिवीज़न N है वो चाहता है कि मुझे 22 में प्रोडक्ट मिले डिवीज़न M के पास से। इफ़ ही does not sell to division N, 14,000 of fixed cost and 2 lakh of asset can be avoided। मतलब कि डिवीज़न M डिवीज़न N को ट्रांसफ़र नहीं करता है तो उसको 14,000 की फ़िक्स कॉस्ट रिड्यूस होती है और 2 लाख की असेट वो अवॉइड कर सकते हैं। द मैनेजर ऑफ डिवीज़न M would have no control over the proceeds from the sale of asset and judge primarily on his rate of return। मतलब कि डिवीज़न M का असेट सेलिंग की इनकम पे कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन उनको मतलब केवल रेट ऑफ रिटर्न से है। अब हमें ये एग्जाम्पल समझ में आ गया है। अब हम उसकी रिक्वायरमेंट को जानते हैं। Should the manager of division M ट्रांसफ़र इट्स प्रोडक्ट A22 टू डिवीज़न N। हमें पूछा है कि क्या डिवीज़न M के मैनेजर चाहेंगे कि 22 में
अपनी प्रोडक्ट को डिवीज़न एन को सेल करें, उसके लिए हमें पहले कंपैरेटिव प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा डिवीज़न एम के लिए, और उसके बाद हम ढूंढेंगे रिटर्न ऑन असेट, और उसके बेस पे हम डिसीज़न लेंगे कि हमें डिवीज़न एन को प्रोडक्ट सेल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आप सब लोग वीडियो पॉज करके पहले ये कोष्टक ड्रॉ कर दीजिए, फिर बाद में हम एग्जाम्पल गिनते हैं। ठीक है, हमको सेकंड पैराग्राफ के फर्स्ट रो में कहा है कि डिवीज़न एम हैज़ बीन सेलिंग 15,000 यूनिट आउटसाइडर्स। तो हम पहले आउटसाइडर्स की सेल्स को लिखेंगे 15,000 मल्टीप्लाई बाई 25, तो हमको 12,50,000 मिलेंगे, जो तीनों तीन में हम 25 के रेट में ही बेचने वाले हैं। ठीक है, तो पहले आप 12,50,000 तीनों तीन रो में लिख दीजिए, फिर हम एन का कैलकुलेशन करते हैं। हम कैलकुलेशन करेंगे कि डिवीज़न एन को हम ट्रांसफ़र करेंगे तो 25 में कितना होगा और 22 में कितना रेवेन्यू होगा। ठीक है, तो 25 में देंगे तो 2,15,000 होगा, और 22 में देंगे तो 2,20,000 होगा। ठीक है, अब हम टोटल रेवेन्यू ढूंढेंगे। टोटल रेवेन्यू 12,50,000 प्लस 2,50,000 इज इक्वल टू 15 लाख, और 22 में 12,15,000 प्लस 2,20,000 इज इक्वल टू 14,70,000, और जिसमें हमने डिवीज़न एन को ट्रांसफ़र ही नहीं किया उसमें तो सिर्फ एक्सटर्नल सेल्स ही आएगा, उसका 12,50,000 आएगा। ठीक है, बारी है वेरिएबल कॉस्ट की। वेरिएबल कॉस्ट 50 पर यूनिट है, तो पहले में 16,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाई 50 इज इक्वल टू 9 लाख। दूसरे में भी हम 16,000 यूनिट का सेल करेंगे, तो 16,000 मल्टीप्लाई बाई 50 इज इक्वल टू 9 लाख। लेकिन तीसरे में हम डिवीज़न एन को सेल नहीं करने वाले, इसलिए हमको 15,000 यूनिट ही कंसिडर करने हैं। 15,000 मल्टीप्लाई बाई 50 इज इक्वल टू 7,50,000। ठीक है, अब हम टोटल रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमें कंट्रीब्यूशन मिलेगा। तो 15 लाख में से 9 लाख हम बात माइनस करते हैं तो हमें 6 लाख मिलेगा। 14,70,000 में से हम 9 लाख माइनस करते हैं तो हमें 5,70,000 मिलेगा, और 12,50,000 में से 7,50,000 माइनस करते हैं तो हमें 5 लाख मिलेगा। ठीक है, अब बारी है फिक्स कॉस्ट की। हम कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट 3 लाख माइनस करेंगे 25 में 22 में, लेकिन हमको कहा है कि इफ़ ही डज नॉट सेल टू डिवीज़न एन 14,000 फिक्स कॉस्ट एंड 2 लाख असेट कैन बी अवॉइडेड। तो हमें 14,000 की फिक्स कॉस्ट अवॉइड करने को मिले हैं, इसलिए हम 2,60,000 ही फिक्स कॉस्ट कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब कंट्रीब्यूशन में से हम फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा प्रॉफिट। तो फर्स्ट कॉलम में हम देखते हैं तो 6 लाख में से 3 लाख माइनस करेंगे हम तो हमें 3 लाख प्रॉफिट मिलेगा, और सेकंड कॉलम में हम देखते हैं तो 5,70,000 में 3 लाख माइनस करेंगे तो हमें मिलेंगे 2,70,000, और लास्ट में 5 लाख में से 2,60,000 माइनस करेंगे तो हमें प्रॉफिट मिलेगा 2,40,000। ठीक है, अब हम प्रॉफिट के नीचे टोटल असेट लिखेंगे। हमारी टोटल असेट है 12 लाख इफ़ वी आर सेलिंग टू डिवीज़न एन, लेकिन हम डिवीज़न एन को सेलिंग नहीं करते हैं तो हमें 2 लाख की असेट अवॉइड करने को मिलेगी, इसलिए हम टोटल असेट में डोंट ट्रांसफ़र में 10 लाख ही लिखेंगे। ठीक है, अब बारी है रिटर्न ऑन असेट ढूंढने की। हम क्या करेंगे, प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय टोटल असेट करेंगे तो हमें रिटर्न ऑन असेट मिलेगा। ठीक है, वैसे ही हम फर्स्ट कॉलम में कैलकुलेशन करते हैं 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 12 लाख इज इक्वल टू 25% रिटर्न ऑन असेट। वैसे ही दूसरे कॉलम में 2,70,000 मल्टीप्लाई बाय 100
डिवाइडेड बाई 12 लाख इज इक्वल टू 22.50%। वैसे ही थर्ड रो में 2,40,000 प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 10 लाख इज इक्वल टू 24%। ठीक है, अब हम कमेंट करेंगे और अपनी राय देंगे कि क्या हम 22 पर यूनिट रेट में डिवीज़न एन को अपनी प्रोडक्ट दे सकते हैं या नहीं। तो अपनी राय है कि 22 में हम डिवीज़न एन को अपनी प्रोडक्ट नहीं देंगे, क्योंकि हम डिवीज़न एन को ट्रांसफ़र नहीं भी करते तो हमें इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न 24% मिलेगा। इसलिए हम ऐसा मानेंगे कि मिनिमम 24% रिटर्न मिले, इतनी तो हमारी ट्रांसफ़र प्राइस होनी चाहिए। ठीक है, एक बार कमेंट पढ़ लेता हूँ। द मैनेजर ऑफ डिवीज़न एम शुड नॉट एग्री टू सेल एट 22 पर यूनिट एज इट लोअर डाउन इट्स रेट ऑफ रिटर्न ROI इज इक्वल टू 25 to 22.50। अब बारी है रिक्वायरमेंट 2 की। रिक्वायरमेंट 2 में हमको क्या पूछा है, व्हाट इज़ द लोवेस्ट प्राइस दैट द डिवीज़न एम शुड एक्सेप्ट। मिनिमम लोवेस्ट प्राइस क्या होनी चाहिए जो डिवीज़न एम एक्सेप्ट कर सके। वो तो हमने देखा कि हम डिवीज़न एन को नहीं देते तब भी हमारा ROI 24% तो है ही, तो हम मिनिमम 24% ROI आए उतनी ट्रांसफ़र प्राइस तो रखेंगे ही। ठीक है, द लोवेस्ट ट्रांसफ़र प्राइस एक्सेप्टेबल टू डिवीज़न एम इज़ वन विच मेंटेन्स इट्स रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 24%। तो हम उस ट्रांसफ़र प्राइस को ढूंढने के लिए टोटल सेल्स रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, वो जो हमें प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल असेट इज इक्वल टू 24% हमारा ROI होना चाहिए। तो पहले हम एक्सटर्नल सेल्स लिखेंगे 12,50,000 प्लस 10,000 यूनिट्स जो हम एन को ट्रांसफ़र करने वाले हैं, मल्टीप्लाई बाय ट्रांसफ़र प्राइस लिखेंगे लेस जो हमारी टोटल कॉस्ट होगी, टोटल कॉस्ट वेरिएबल प्लस फिक्स कॉस्ट जो टोटल होगी 12 लाख, हम उसको माइनस करेंगे डिवाइडेड बाय, और हम उसको डिवाइडेड करेंगे टोटल असेट इज इक्वल टू 0.24 होना चाहिए। जो हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 0.24% वो हमें मिलना चाहिए। सो टोटल सेल्स रेवेन्यू हम कैसे ढूंढते थे, पहले एक्सटर्नल सेल्स को लिखेंगे 12,50,000 प्लस हम एन के सेल्स रेवेन्यू ढूंढेंगे जो 10,000 है, हमें ट्रांसफ़र प्राइस मालूम नहीं है इसलिए उसको हम TP लिखेंगे, उसमें से हम 12 लाख जो हमारी टोटल कॉस्ट है वो माइनस करेंगे और हम उस पूरे को 12 लाख से डिवाइडेड करेंगे जो हमारी टोटल असेट है 12 लाख इज इक्वल टू 0.24 मिलेगा। अब हमारी इक्वेशन बनेगी 10,000 ट्रांसफ़र प्राइस इज इक्वल टू 2,88,000 माइनस 50,000। अब 10,000 ट्रांसफ़र प्राइस इज इक्वल टू 2,38,000 हमें मिलेगा। सो ट्रांसफ़र प्राइस इज इक्वल टू 2,38,000 divided by 10,000 is equal to 23.8. The lowest transfer price acceptable to division M is 23.8 per unit। मतलब कि मिनिमम ट्रांसफ़र प्राइस 23.8 तो होनी ही चाहिए, वरना हम डिवीज़न एन को ट्रांसफ़र ही नहीं करेंगे तब भी हमको 24% का रिटर्न ऑन असेट तो मिलने ही वाला है। तो हम क्यों ट्रांसफ़र करें डिवीज़न एन को, इसलिए हम मिनिमम 23.8 की ट्रांसफ़र प्राइस से ही ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, अब यहाँ एग्जाम्पल नंबर 1 ट्रांसफ़र प्राइस का ख़त्म होता है। हम दूसरे एग्जाम्पल में दूसरे वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।